नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 8 जुलाई और 8 जुलाई को आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट ट्रिप का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो 2 दिन छुट्टी के बाद आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जिसमें प्रश्नों में से अधिकतम जितने रियल प्रश्न हो सकते थे वो मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों से, जब भी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखे हैं वो आपके अगले शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो यहाँ से भी अगले शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया गया है सभी शिफ्टों का, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि महावीर जयंती है जो कि किस तीर्थंकर के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस है जो कि हम लोग महात्मा गांधी के जन्म दिवस के ऊपर मनाते हैं, उसी प्रकार महावीर जयंती है जो कि हम लोग 24वें या अंतिम तीर्थंकर कहें महावीर के जन्म के दिवस के तौर पर बनाया जाता है। तो 24वें तीर्थंकर इसका राइट आंसर होगा। 24वें तीर्थंकर जो कि आपका अंतिम तीर्थंकर था, वर्धमान महावीर के जन्म का प्रतीक हो। इसके अलावा महावीर जयंती जैन समुदाय का सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, इसको भी याद रखना है। और 23वें तीर्थंकर आपसे पूछा जाएगा, तो 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर। इसके अलावा जो जैन ग्रंथ के अनुसार भगवान महावीर का जन्म जो है चैत माह के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं तो मार्च या अप्रैल महीने में मनाई जाती है। इसके अलावा जैन शब्द का आपसे प्रयोग पूछा जाता है कि जैन शब्द या जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ याद रखिएगा विजेता होता है। इसके अलावा तीर्थंकर शब्द की बात करते हैं तो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नदी निर्माता, अर्थात जो नदी को पार कराने में सक्षम हो वही संसारिक जीवन की सतत प्रवाह से पार कराएगा, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जैन जो धर्म है अहिंसा को अधिक महत्व देता है, इसको भी याद रखना है। अहिंसा नहीं करना है जो जैन धर्म में बताता है। इसके अलावा बाद के समय में जो जैन धर्म था 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। पहला था आपका श्वेतांबर जो कि आपका स्थल भाव के अधीन था, दूसरा था दिगंबर जो कि आपका भरत भाव के अधीन था। श्वेतांबर में जो लोग थे, श्वेतांबर जो मानते थे वो श्वेत यानी कि उजला उजला सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर वाले लोग कुछ नहीं पहनते थे, वो मानते थे कि आकाश ही उनका आवरण करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब आपका एग्ज़ाम आपके सर पर होता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि बिना प्रेशर के आप पढ़ाई कर सकें, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो सही जो गेम प्लान आपका लेकर आया है वो आया है टेक्स्ट बुक पास प्रो, जहां आपको फ्रेंड्स 75,000 प्लस मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, 17,000 प्लस PYP यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, और अनलिमिटेड प्रैक्टिस, प्रो क्वेश्चन और अनलिमिटेड लाइव टेस्ट मिलेंगे इन फ्यूचर के साथ। और ये जो फ्यूचर है आपको 750 प्लस एग्ज़ामों के लिए होगा, यानी कि एक बार आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं मात्र 500 रुपये में, और कूपन कोड आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 750 एग्ज़ामों का ये सभी फ्यूचर है जो कि आपका अनलॉक हो जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हो आने वाले 2025 के लिए, या CGL की तैयारी कर रहे हो, MTS की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हैं या बैंक की कर रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर इनका ईयरली का एक टेक्स्ट बुक पास पूल लेते हैं मात्र 500 रुपये में, तो आपको सभी एग्ज़ामों का यहाँ पर सभी मॉक टेस्ट और PYPs आपको अनलॉक होगा। ठीक है, कूपन कोड APG के साथ। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हूबहू आपके एग्ज़ाम में वो देखने को मिलते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल हम लें तो वो CGL 2023 का लेते हैं, जहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपको यहाँ टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में मिला था, और सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर की में देखने को मिला है। आंसर की का मतलब कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। उसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ भी आप लोग गुरु विपिन सिंह के बारे में देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर सीधे एग्जाम में देखने को मिला था। ये तो आपका एक एग्जाम का है, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल का आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग जाइए, इसका लाभ उठाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। याद रखिएगा कूपन कोड आपको APG यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया है, तो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद जो 30 है और आपका 29 है वो आपको सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार देता है, जो कि आपका 6 मौलिक अधिकारों में से एक आपका मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 की बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है, और इस अनुच्छेद का उद्देश्य
अल्पसंख्यक समूह के हितों की रक्षा करना है। इसका सब क्लोज है अनुच्छेद 29 का 1 में दिया गया है कि यह भारत में निवास करने वाले नागरिक के किसी भी वर्ग को जिसकी विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि हो, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है। वहीं पर सब क्लोज 2 की बात करते हैं तो राज्य अपने द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षण स्थानों या अपने द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण स्थानों में किसी व्यक्ति को केवल मूल वंश, धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। वहीं पर अनुच्छेद 30 की बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं स्थापित करने का, उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 30 है शिक्षा अधिकार चार्टर भी कहा जाता है अनुच्छेद 30 को, जिस प्रकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, उसी प्रकार इसके अलावा अनुच्छेद 30 का 1 है जो कि सभी धार्मिक भाषाएं अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार है। और सब क्लोज 30 के 2 में राज्य शैक्षणिक संस्थाओं की सहायता प्रदान करते समय किसी शैक्षणिक संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वो धर्म हो या भाषा पर आधारित हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर कौन सा है। तो यहाँ पर आपको करेक्शन कर दूं कि सबसे अधिक नहीं पूछा गया था, सेकंड सबसे अधिक पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका दिल्ली था। और सबसे अधिक यानी फर्स्ट पे बात करते हैं तो आपका मुंबई इसका राइट आंसर था। कभी कभी क्या होता है कि 5 राज्य के नाम दे दिए जाते हैं और आपको यहाँ पर सजाने को आ जाता है कि इसको आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं। तो आप लोग यहाँ पर प्रमुख शहर को देखें जो कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जिसमें मुंबई आपका फर्स्ट पर है। कितना है उसको मत याद रखिए, ठीक है, फर्स्ट पर है वो याद रखिए। फर्स्ट में मुंबई है, दूसरा पर आपका दिल्ली है, तीसरा पर बेंगलोर है, चौथा पे आंध्र प्रदेश है और पांचवा पर आपका अहमदाबाद है। ठीक है, इन 5 को तो याद ही रखना है क्योंकि मिलान करने के लिए आपको आएगा। फिर छठा पे चेन्नई है, 7वां पे कोलकाता है, 8वां पे सूरत है, 9वां पे पुणे है और 10वां पर आपका जयपुर है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। बाकी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य तो आप लोग को मालूम होगा यूपी है, सबसे कम वाला सिक्किम है, तो इसको मत याद रखिए। अगला है किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है वो आपका केरल है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य किसी विशिष्ट जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है, तो कितना है, 4.91% रही है। उसके अलावा जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखें तो हम पाते हैं कि नागालैंड का जो जनसंख्या वृद्धि है वो आपका नकारात्मक देखने को मिला था, -0.58%। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस राज्य का था, तो मेघालय का था। ठीक है, 27.95% था। इसके अलावा भारत का जनसंख्या वृद्धि कितना था 2001 से लेकर 11 तक के बीच में, तो 17.72% था। 17.72% और किसी राज्य का था कि नहीं था, तो पाते हैं कि चंडीगढ़, उत्तराखंड, असम की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के आसपास ही था या बराबर था। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला आपका यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो राइट आंसर दादर एवं नागर हवेली होगा। वहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर 55.88% है। इसके बाद सबसे कम की बात करते हैं तो 6.30 है यूटी में। संघ शासित प्रदेशों में तो लक्षद्वीप का है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था। तो दिन ए इलाही की शुरुआत करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। 1582 में अकबर ने दिन इलाही या ईश्वरीय आस्था नामक एक धर्म का प्रचार किया था। यह एक भगवान में विश्वास करता है, इसमें सभी धर्म के अच्छे बिंदु थे। इसका आधार तार्किक था, यह किसी हठ धर्मिता का समर्थन नहीं करता था। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों को अलग करने वाली दूरी को समाप्त करना था। हालांकि उनका यह नया विश्वास विफल साबित हुआ। जब अकबर का मृत्यु हुआ 1605 में, तो ये जो दिन इलाही था वो आपका ठप हो गया। ठीक है, अकबर की बात करते हैं तो अकबर 1556 में शासक बनता है, मात्र 14 साल की उम्र में बादशाह बनता है। और 1556 में आपका एक युद्ध भी होता है जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध है। और युद्ध होता है वो बात अलग है, ये आपके एग्जाम में आता है, वो बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1556 में हेमू और मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति था और बैरम खां जो कि अकबर का संरक्षण के बीच लड़ाई लड़ा गया था, क्योंकि अकबर तो मात्र 14 साल का था, तो लड़ाई लड़ेगा कैसे, तो उसका संरक्षण लड़ता है जो कि बैरम खां था। इसके अलावा मेवाड़ के राजा को छोड़कर लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की सर्वोच्चता को मान्यता दी थी, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा राणा प्रताप और मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। राणा प्रताप अकबर की सेना से हार गए थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध से प्रश्न आता है कि कब लड़ा गया था, तो 1576 में। किसके बीच लड़ा गया था, राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा मनसबदारी प्रथा, जब्ती प्रथा, दसाल प्रणाली की शुरुआत भी अकबर ने किया था।
उन्होंने राजपूत की हिंदू बेटियों से शादी करके सभी धर्मों के लिए अपने धर्मनिरपेक्ष रूप को सम्मान का प्रदर्शन किया। साथ में उन्होंने तीर्थ कर को भी समाप्त किया था, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भवई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भवई की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका होगा राजस्थान। जो भवई है आपका राजस्थान का एक बहुत ही कुशलता के साथ किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य सांप कबीले जनजाति का एक रोमांचक मट की संतुलन नृत्य है। यह सिर पर कई वस्तुओं को संतुलित करते हुए नृत्य और परिक्रमण की कला को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा भवई के अलावा राजस्थान में और कोई भी नृत्य किया जाता है तो पाते हैं घूमर, चकरी, गनगौर, झूलन लीला, झूमा, सुईसनी, घप्पल, कालवेलिया, ये सभी नृत्य आपका राजस्थान में किया जाता है। बिहार की बात करते हैं तो जटा जटिन, बको बखेन, पवड़िया, ये सभी आपका बिहार में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो झोड़ा, झाली, छड़ही, धमन, छपेली, महासू, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। गुजरात में बात करते हैं तो गरबा हो गया, डांडिया रास हो गया, टिप्पणी जो कि पूछा गया था, जुरियन हो गया, भवई हो गया। ये भवई आपका गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में किया जाता है, मुख्य रूप से आपका राजस्थान में किया जाता है, तो इसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आर्य समाज के पहले का नाम क्या था। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आपका आर्य समाज पूछा गया था या ब्रह्म समाज पूछा गया था। जो भी पूछा गया हो दोनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आर्य समाज का पहले का नाम पूछा गया होगा तो राइट आंसर आपका प्रार्थना समाज होगा। इसके बाद आपका ब्रह्म समाज का पहले का नाम पूछा गया होगा तो ब्रह्मो समाज होगा, इसको भी याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं आर्य समाज को। तो आर्य समाज की बात करते हैं तो हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। कहाँ किया था? बम्बई में किया था। किसके प्रेरणा से की थी? तो मथुरा के स्वामी ब्रजानंद जी के प्रेरणा से किया था, तो इसको याद रखना है, मुंबई में। इसके अलावा राजकोट में आर्य समाज की स्थापना जब हो रहा था उसके विषय में पंडित देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय रचित महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र में एक निम्न विवरण प्राप्त होता है। वो विवरण क्या है वो देखिए। स्वामी यानी कि दयानंद सरस्वती ने यह प्रस्ताव किया था कि राजकोट में आर्य समाज स्थापित किया जाए और प्रार्थना समाज को ही आर्य समाज में परिणित कर दिया जाए। प्रार्थना समाज के सभी लोग इस प्रस्ताव से सहमत हुए थे और बाद में जो आर्य समाज का ही नाम है, प्रार्थना समाज का ही नाम जलकर आर्य समाज का बना था। बाकी बनते हैं हम लोग पढ़ते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। तो प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय था। इसकी स्थापना किसने किया था? मेनली आपका आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है। इसके बाद आपका महादेव गोविंद रानडे का और इतिहासकार आरजे भंडाकर का, जिन्होंने 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। जब हम लोग प्रार्थना समाज आर्य समाज देखे हैं तो ब्रह्म समाज भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से नहीं, इन्हीं के द्वारा ही किया जाता है, जिसने मूर्ति पूजा को ही प्रतिबंधित करने और एक ईश्वर की पूजा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कलकत्ता में मंदिर खोला जहां कोई मूर्ति नहीं थी। हालांकि ब्रह्मो समाज की अपील केवल बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध ब्राह्मणों तक सीमित रही, लेकिन आधुनिक बंगाल और मध्य मोड़ की संस्कृति पर इसका प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है। इसके अलावा एक समाज आपका आत्मीय सभा है सॉरी, ये इसकी स्थापना आपका 1814 में राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ही किया जाता है। इसके अलावा एक आपका है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपका ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा किया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसा कि एक क्वेश्चन पूछा गया SSS यानी कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया था? ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। 8 मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। ठीक है। इसके बाद आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। एक जो मौलिक कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था उसमें भाग 4A जोड़ा गया था। आर्टिकल की बात करते हैं तो 51A जोड़ा गया था। वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। USSR के संविधान से लिया गया था, जो कि अब रूस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जब मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ था उसमें PM आपके इंदिरा गांधी जी थी, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है मार्च 2024 के अकॉर्डिंग? तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर यानी कि सहकारिता मंत्री। तो सहकारिता मंत्री की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका अमित शाह होगा। अमित शाह भी आपके सहकारिता मंत्री हैं और उस समय भी आपके सहकारिता मंत्री थे अमित शाह। इसके अलावा आपका गृह मंत्री भी हैं, इसको भी याद रखना है। गृह मंत्री के साथ साथ उनके पास आपका क्या है? तो सहकारिता मंत्री है। ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, दोनों प्रश्न, जो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति वाला था और ये जो आपका सहकारिता मंत्री वाला था, दोनों प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। तो रिपीटेड प्रश्न तो आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं। तो जो PDF आपको दिया गया है वो आपको लोग को पढ़ना है। ठीक है। पढ़ना क्या है उसको पूरा
चार्ट जाना है तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोई लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा इंक्लूड इन 8 शेड्यूल करके, कोई आपका कोई लैंग्वेज था जिसको 8 शेड्यूल में शामिल किया गया है, तो वो किस राज्य का था, तो वो आपका उड़ीसा राज्य का था। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। कोई लैंग्वेज, एल्सो लैंग्वेज, कंद लैंग्वेज, खोंडी लैंग्वेज, कंडा लैंग्वेज, कोडी लैंग्वेज, कुइंगा लैंग्वेज। ठीक है, इन सभी नामों से ये जाना जाता है कोई लैंग्वेज, कोई KUI। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, 8 शेड्यूल में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो हम देखते हैं, 1-2 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तो कुछ क्वेश्चन है जो कि मिल जाएंगे, तो सही है, आपके ही राज्य के लिए है। ठीक है, तो कोई संधा समुदाय द्वारा बोला जाने वाला दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपका और कोई क्वेश्चन पूछा गया तो एक क्वेश्चन था आपका, कहाँ गया, एक क्वेश्चन आपका CH3NH2 से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में बना था। इससे क्या प्रश्न बन सकता है भाई, CH3NH2 से। ठीक है, तो इसका आपका नाम पूछा जाता होगा। ठीक है, CH3NH2, इससे क्या बनेगा, तो इसको आपका मिथाइल एमाइन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, CH3H1 को। अगर आपका इसका स्ट्रक्चर आया होगा तो इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग बना सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपका इस तरह होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आया होगा तो इसको भी देख लेना है। बाकी ये आपका मिथाइल एमाइन है और ये आपका एक वीक बेस है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और कुछ प्रश्न पूछा गया होगा तो उसको हम लोग आपको PDF में दे देंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग को जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। और साथ में टेक्स्ट बुक का पास प्रो का जो लिंक है वो भी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है, जाकर उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना है। मात्र 500 रुपये में ही आप ये लिखकर टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हैं। कूपन कोड APG जरूर याद कीजिएगा, जब भी लीजिए तो कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज़ कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।